मैं डॉक्टर राधा मोहन सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, जीबी कॉलेज रामगढ़ में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बीकॉम फाइनल ईयर अकाउंट ऑनर्स से 7वें पेपर इनकम टैक्स एंड अकाउंट्स विषय का अध्ययन करेंगे। इसमें आज हम लोगों की चर्चा का विषय होगा कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभ। जैसा कि हम जानते हैं कि इनकम टैक्स की दृष्टि में आय के 5 स्रोतों में यह चौथा स्रोत है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। साधारणतया एक व्यक्ति अपनी संपत्तियों जैसे जमीन, मकान, सोना, चांदी, अंश, विनियोग, व्यापार की ख्याति आदि को बेचकर लाभ प्राप्त करता है। इसके अलावे कोई भी जो उसकी अपनी संपत्ति है और उसे कुछ दिनों प्रयोग के बाद यदि बेच करके और जो उसका क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से अधिक यदि उसका विक्रय मूल्य होता है तो वही लाभ माना जाता है। और इस लाभ को इस शीर्षक के अंतर्गत रखा जाता है, अर्थात यह लाभ कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। इनकम टैक्स के सेक्शन 45 से 50A तक इसकी व्याख्या की गई है। कैपिटल गेन शीर्षक में वे समस्त लाभ कर योग्य होते हैं जो किसी भी गत वर्ष में पूंजी संपत्ति के हस्तांतरण से प्राप्त होते हैं। एक पूंजी लाभ उस गत वर्ष की आय माने जाते हैं जिस गत वर्ष में पूंजी संपत्ति का हस्तांतरण किया जाता है, अर्थात जिस वर्ष में हम उसे बेचेंगे या उसे हस्तांतरित करेंगे तो उसके अगले असेसमेंट ईयर में उसे गत वर्ष माना जाएगा और अगले असेसमेंट ईयर में की आय को हम इनकम टैक्स के अंतर्गत रखते हैं। पूंजी लाभ के आवश्यक तत्वों की हम चर्चा करें तो वे निम्नलिखित हैं। पहला इसका तत्व है कैपिटल एसेट्स, पूंजी संपत्ति। पूंजी संपत्ति से आशय किसी करदाता की किसी भी प्रकार की संपत्ति से है, चाहे उसके व्यापार अथवा पेशे में से संबंधित हो अथवा नहीं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि पूंजी संपत्ति के अंतर्गत करदाता की प्रत्येक प्रकार की संपत्ति सम्मिलित होती है, चाहे वह उसके व्यापार अथवा पेशा में हो या न हो। पूंजी संपत्ति में करदाता का भवन, भूमि, मशीन, फर्नीचर, पट्टेदारी के अधिकार, कीमती आभूषण, कंपनी के अंश आदि सम्मिलित होते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद भी हैं जिनकी हम चर्चा करें तो बेहतर होगा।
निम्न संपत्तियों को पूंजी संपत्ति के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है। इसमें पहला है स्टॉक इन ट्रेड। व्यापार अथवा पेशे में प्रयोग होने वाले व्यापारिक माल का रहतिया। इस रहतिया को इसमें सम्मिलित नहीं किया जाता है। या इसके अतिरिक्त अगर कोई उपभोग्य सामग्री अथवा कच्चा माल व्यवसाय अथवा पेशे के लिए है तो वह व्यापार अथवा पेशे के आय शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होता है। इसीलिए इसको हम कैपिटल गेन में सम्मिलित नहीं करते हैं। जैसे मान लिया जाए कि किसी व्यापारी के पास कच्चे माल का स्टॉक बहुत ज्यादा बचा हुआ हो या व्यवसाय में उपभोग होने वाली सामग्री बची हुई है, तो उसे हम कैपिटल गेन के, अगर उसको बेचने से उसे कुछ प्राप्त होता है तो वह उसके व्यापार का आय माना जाएगा, न कि कैपिटल गेन में उसको रखा जाएगा। हमें यही ध्यान रखना है। दूसरी, व्यक्तिगत उपभोग की चल संपत्तियां। अब जैसे व्यापारी के पहनने के कपड़े, घरेलू सामान, उसका मोटर कार या स्कूटर, मोटरसाइकिल, फर्नीचर, टेलीविजन अथवा कंप्यूटर या घरेलू उपयोग के लिए बिजली या इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान इत्यादि शामिल हैं। इसको कैपिटल गेन के अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। इसका भी अपवाद है कि अब इसमें है कि निम्न संपत्तियों को व्यक्तिगत संपत्ति नहीं माना जाता है। क्या है? तो आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, उसी तरह से फोटोग्राफ एंड पेंटिंग्स, अगर महंगे फोटोग्राफ हो, महंगी पेंटिंग्स हो या कलात्मक कोई वस्तुएं रखा हो, उसे कहा जाएगी। सी है आर्ट कलेक्शन। अगर कोई कलाओं का संग्रह उसके पास हो तो उसको घरेलू उपयोग का संपत्ति नहीं माना जाएगा, बल्कि उसको बेचने से जो आमदनी होगी वह कैपिटल गेन के अंतर्गत रहेगी। उसी तरह से स्टैच्यू, कोई कीमती मूर्ति हो या आर्ट गैलरी हो या बहुत महंगा कोई आभूषण हो, तो ये सब जो है उसके घरेलू उपयोग की वस्तुएं नहीं मानी जाती हैं। तीसरा पूंजी संपत्ति में होता है कि भारत में स्थित कृषि भूमि। ऐसी कृषि भूमि को पूंजी संपत्ति नहीं माना जाएगा जो शहरी क्षेत्र में स्थित नहीं है, अर्थात जो देहाती क्षेत्र में संपत्ति है कृषि भूमि के रूप में, वह इसके अंतर्गत नहीं आएगी। क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले अध्याय में पढ़ा भी कृषि आय में कि कृषि योग्य भूमि जो होती है वह कृषि के लिए होती है, तो उसको कृषि योग्य भूमि को इसमें जो है संपत्ति के रूप में नहीं माना जाएगा। लेकिन
वैसी कृषि भूमि तो 10,000 से कम जनसंख्या वाले क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र अथवा नोटिफाइड एरिया अथवा कैंटोनमेंट बोर्ड की अस्थायी सीमाओं से 8 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर स्थित होगी, तभी वह इस हेड में नहीं रखी जाएगी। अर्थात दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कृषि भूमि यदि कम से कम 10,000 की जनसंख्या वाले स्थान में स्थित है तो यह पूंजी संपत्ति में शामिल की जाएगी। अगर 10,000 की कम जनसंख्या वाले स्थान में स्थित है तो यह पूंजी संपत्ति में शामिल नहीं की जाएगी। उसी प्रकार यदि कृषि भूमि आकाशीय मार्ग अर्थात एरियल डिस्टेंस से नापने पर निम्न क्षेत्र में स्थित है तो ऐसी कृषि भूमि पूंजी संपत्ति मानी जाएगी। ए स्थानीय सीमा से 2 किलोमीटर क्षेत्र में यदि वहां की जनसंख्या 10,000 से अधिक है परंतु 1 लाख से अधिक नहीं है। बी स्थानीय सीमा क्षेत्र से 6 किलोमीटर क्षेत्र में यदि वहां की जनसंख्या 1 लाख से अधिक है परंतु 10 लाख से अधिक नहीं है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे आगे गोल्ड बॉन्ड्स। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा बॉन्ड योजना 1999 के अंतर्गत निर्गमित किए गए स्वर्ण जमा बॉन्ड या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित गोल्ड मेंटेनेंस स्कीम 2015 के अंतर्गत डिपॉजिट सर्टिफिकेट पूंजी संपत्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं। इसके बाद 5वां हमारा है कि स्पेशल बियरर बॉन्ड 1991। तो लेकिन यहां जानकारी के तौर पर मैं बता दूं कि अब यह प्रचलन में नहीं है। इसके बाद 6वां हमारा है स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड। केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण निक्षेप योजना 1999 के अंतर्गत जारी किए गए स्वर्ण निक्षेप बॉन्ड या स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 2015 के अंतर्गत जारी निक्षेप प्रमाण पत्र पूंजी संपत्ति नहीं माने जाते हैं। इसके बाद हम चर्चा करेंगे सेल्फ जनरेटेड एसेट्स, स्वयं उपार्जित संपत्तियों की, जो स्वयं से उपार्जित किया है करदाता ने। तो इसमें निम्नलिखित स्वयं उपार्जित संपत्तियां पूंजी लाभ के लिए पूंजी संपत्ति मानी जाती है। पहला, किसी व्यापार की स्वयं उपार्जित ख्याति, पैसे की नहीं, क्योंकि पैसे को छोड़ दिया गया है, लेकिन व्यापार से अगर उपार्जित की हुई ख्याति है तो वह कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगी। दूसरा, स्वयं उपार्जित किराएदारी के अधिकार, वाहन वर्ग परमिट तथा कारगार घंटे। तीसरा, किसी वस्तु के उत्पादन अथवा निर्माण के अधिकार। और चौथा, कोई व्यापार या पेशा चलाने का अधिकार। इनको प्राप्त करने की लागत शून्य मानी जाएगी तथा संपूर्ण शुद्ध विक्रय राशि कर योग्य पूंजी लाभ होगी। तो छात्रों, आज हम लोगों ने कैपिटल गेन की चर्चा की और इसमें
हम लोगों ने यह चर्चा किया कि किसे हम कैपिटल गेन के अंतर्गत रखेंगे, किस तरह के आमदनी को और किस तरह की आमदनी को इसके अंतर्गत नहीं रखेंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में अब इस चैप्टर की आगे चर्चा करेंगे। आज यहीं हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर रहे हैं और मेरा जैसा कि हमेशा आप लोगों से आग्रह रहता है कि इस विषम परिस्थिति में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरा विश्व जल रहा है, तो हम और आप सभी लोग अपने घरों में बैठे बैठे अपना अध्ययन अध्यापन का कार्य करें। इसी उद्देश्य से हम लोग यह वीडियो बना करके आप लोगों की पढ़ाई को जारी रख रहे हैं और आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं कि आप ध्यान से हम शिक्षकों द्वारा अपलोड किए गए वीडियोस या ई नोट्स को आप पढ़ेंगे और उस पर यदि आप लोगों के मन में कोई संदेह हो, कहीं कोई डिफिकल्टी लगे, तो उसे ऑनलाइन माध्यम से ही अपने कमेंट अवश्य देंगे ताकि हम लोग उसमें सुधार करें या आपके प्रश्नों के जवाब हम लोग दे पाएं। और जैसी स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो हमारा समय है उसमें इसी तरह की शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इसलिए अब आप लोग भी संभल करके अपनी पढ़ाई जारी रखिए। ऐसा न हो कि महाविद्यालय बंद है तो चलो हम भी पढ़ाई लिखाई से बिल्कुल नाता न रखें, क्योंकि इसीलिए हमारी सरकार ने, हमारे विश्वविद्यालय ने इस तरह की व्यवस्था हम लोगों को उपलब्ध कराई है। अभी हम लोग बहुत प्रोफेशनल तो नहीं हो पाए हैं, क्योंकि क्लास में लेक्चर देना और यहाँ नेट के माध्यम से वीडियोस बना करके या ई नोट्स के माध्यम से, यह हम लोगों का अभी नया अनुभव है। हो सकता है कि हम लोग बाकी प्रोफेशनल की तरह हम लोगों का लेक्चर उतना रोचक न हो, लेकिन तथ्य हमारा रोचक ही है, क्योंकि हम लोग फालतू बातें न करके विषय वस्तु पर ही हम लोग केंद्रित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में कृपया इसके रोचकता पर न जाएं, बल्कि विषय वस्तु पर आप रहें, तो वही बेहतर होगा। और पुनः मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग अपना समय निकाल करके इस वीडियो को देखें, साथ साथ नोट्स भी है, इसे पढ़ें और पढ़ करके जो कुछ भी अर्जित कर लें। और यदि आपको लगे कि कहीं किसी तरह की कठिनाई है, कहीं कोई भेद दिखाई पड़े, तो उसको इसी माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाएं। बड़ा ही आसान है तरीका। बस इसी के साथ मैं अपना लेक्चर समाप्त करता हूं। धन्यवाद।